22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक कायराना हमला हुआ, जिसका बदला हमें 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखने को मिला। ये भारत का टेररिज्म के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था, जिसके बाद ये सोचा जाने लगा कि पाकिस्तान इस एक्शन को एटलीस्ट कुछ समय तक तो नहीं भुला पाएगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। मतलब हम लोग हमेशा पाकिस्तान से रिलेटेड सिर्फ टेररिज्म पर बात करते हैं, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस देश की यूएसपी कुछ ऐसी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ टेकिंग लोन और भीख। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस कोट, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की है। पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, but the Muslim ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope other will share with us. So when I read this quote, the first thing जो मेरे दिमाग में आई कि इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज जो पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से एग्जिस्ट करती थी, ये लोग कौन से ऐसे मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करने वाले थे जो सऊदी अरब और टर्की जैसे देश नहीं कर पाए। नॉट ओनली दिस, द वियर्ड थिंग इज कि मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करने की बात करने वाले जिन्ना खुद एक आदर्श मुसलमान नहीं थे। यू नो, ही यूज्ड टू स्मोक सिगार, ड्रिंक एल्कोहल एंड ऑल। मतलब ये ऐसा ही है जैसे एलन मस्क बोले कि मैं योगी बनने जा रहा हूँ। सो आई डोंट नो कि आम मुसलमानों को जिन्ना में कौन से आदर्श मुसलमान के गुण दिखे, बट आई थॉट कि चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बट आई शॉक्ड जब मुझे पता चला कि फादर ऑफ पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान के बनने की बात को सरफिरापन कह दिया था। वेल, वी आर नॉट गोइंग टू डाइव इन जिन्ना थेथरोलॉजी। हमारा फोकस और इंटरेस्ट रहेगा पाकिस्तान की फिलोसफी को जानने में, जिसमें पता नहीं मार्वल ने ऐसा क्या देख लिया कि एक पूरा सुपर हीरो डेडिकेट कर दिया पाकिस्तान को। So I was curious that how I present the philosophy of Pakistan to all of you, and मेरे दिमाग में कुछ हटके आया। तो बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के फिलोसफी को जानेंगे सनातनी वे में, टेक्निकली कहे तो वैदिक स्टाइल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एंड हम लोग इन्हीं वेदों के थ्रू स्टेज बाय स्टेज पाकिस्तान के फिलोसफी को जानेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में मंत्र नंबर 1 से 7 ये डिस्क्राइब करता है कि हर क्रिएशन का ओरिजिन एक केओस से हुआ है। पाकिस्तान के केस में इस केओस की शुरुआत हुई एक इमेजिनेशन से, विच वाज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी। टेक्निकली कहे तो रिलीजन के बेस पर एक अलग देश बनाने की कल्पना। सैयद अहमद खान से लेकर जिन्ना तक सबने यही कल्पना की कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कभी नहीं रह सकते। Why? Because ये दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। एक होमोसेपियंस है और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। या I mean, जिस देश में पिछले 800 सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आ रहे थे, पता नहीं कैसे इन महापुरुषों को ये रेवोल्यूशन हुआ कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और चलो एक समय के लिए ये मान भी लिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, फिर पाकिस्तान के बनने के बाद जिन्ना ने वहां पर हिंदुओं को रहने की अनुमति क्यों दी? भगा दिया होता वहां से। वेल, इन शॉर्ट कहे तो हायरार्की माइंडसेट रखने वाले कुछ मुस्लिम लीडर्स को ये डर सताने लगा, या यूं कहे कि इनके थ्रू एक नरेशन सेट किया जाने लगा कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हिंदू मुसलमानों को गुलाम बना लेंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। इसी डर को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक इमेजिन कंट्री को प्रपोज किया गया, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। एक पॉलिटिकल थिंकर बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी थ्योरी इमेजिन कम्युनिटी में इसी नरेशन को लेकर कहा कि राष्ट्र एक मानसिक निर्माण का नतीजा होता है, एक ऐसा इल्यूजन जिसे अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। पाकिस्तान भी एक ऐसी ही इमेजिन कंट्री थी जिसे कुछ एलिट मुसलमानों ने कंस्ट्रक्ट किया था। वेल, इन ऑल दिस हाई टेंस पॉलिटिकल ड्रामा एंड केओस, इनके इमेजिनेशन की ये जिद 1947 में जाकर पूरी हो गई। पर जिस सो कॉल्ड 2 नेशन थ्योरी के बेस पर जबरदस्ती पार्टीशन कराया गया, उसी 2 नेशन थ्योरी के बेस पर पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हुए। बट दिस टाइम पार्टीशन केम फ्रॉम कल्चरल फॉर्म, नॉट रिलीजन,
एंड यहां से शुरू होता है पाकिस्तान के फिलोसफी का सेकंड स्टेज, जो कनेक्ट करता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद कर्म और उसके फल पर जोर देता है एंड इनडायरेक्टली ये हमें समझाता है कि कर्मा इज नॉन नेगोशिएबल। और पाकिस्तान के केस में ठीक यही हुआ। साल 1947 से पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ एक क्वेश्चन से, एंड द क्वेश्चन वाज दैट आर वी मुस्लिम फर्स्ट और आर वी बलूची फर्स्ट, आर वी सिंधी फर्स्ट और आर वी बंगाली फर्स्ट। सो इन अर्ली स्टेज पाकिस्तान की डेमोग्राफी लिटरली लाइक चांद और तारे थी, दोनों के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा था। एंड यू वोंट बिलीव कि जिन्ना एक्चुअली एक कॉरिडोर बनवाना चाहता था जो वेस्ट पाकिस्तान से होकर इंडिया से गुजरते हुए ईस्ट पाकिस्तान तक जाए। अनदर एग्जांपल ऑफ हाई आईक्यू लेवल। वेल, कॉरिडोर वाली बात तो नहीं बनी, उल्टा दोनों पार्ट्स के बीच तालमेल जरूर बिगड़ने लगा, जिसका एक बड़ा कारण था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज अगर ईस्ट पाकिस्तान चाह दे तो वो ये डिसाइड कर सकते थे कि सरकार किसकी बनेगी, एंड दैट्स व्हाई कि वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कभी सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी। सो सत्ता के रीजनल पोलराइजेशन की डर से शुरू हुआ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक सप्रेशन। और यहीं पर आती है श्री अरविंदो जी की वो फिलोसफी जिसमें उनका मानना था कि जब कोई राष्ट्र अपनी इंटरनल कल्चरल आइडेंटिटीज को दबाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल यूनिटी इंपोज करता है जैसे कि रिलीजन के बेस पर, तो उसका कलेक्टिव कर्मा उसे टुकड़ों में बांट देता है। वेल, एट दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स बंगाली कल्चरल आइडेंटिटी को समझते थे एंड मिरेकली दे प्रेफर कल्चर अपॉन रिलीजन, एंड देन यहां से शुरू होता है एक सिविल वॉर। आफ्टर 14 years later in 1971 इंडिया गेट अ चांस टू मेक बैलेंस इट इक्वल। और फिर आई श्रीमती इंदिरा गांधी की वो गूज बम्प वाली डायलॉग। I think, and I personally think, that most of the world believes this, so they may not be willing to say it out openly, that Pakistan as it existed can never be the same again. जिस तरह पाकिस्तानी आइडियोलॉजी ने भारत के दो टुकड़े किए टू नेशन थ्योरी के ऊपर रिलीजन को बेस बनाकर, उसी तरह भारत ने भी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बट दिस टाइम टू नेशन थ्योरी कम्स इन कल्चरल फॉर्म। सो या कर्मा हिट्स बैक। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज के डेट में बलूचिस्तान बिलीव्स इन देयर ओन आइडेंटिटी एंड दे वांट अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम द सो कॉल्ड लीडर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, पाकिस्तान। अपनी धरती पर पड़े हुए हर बूंद का हिसाब लेंगे, ये बलोच कौम का वादा है आपसे। नारे 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 बलोच। वाओ, क्या प्रिजर्व किया जा रहा है मुस्लिम आइडियोलॉजी को। मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो छोड़ो, यहाँ मुस्लिम मुस्लिम भी भाई भाई नहीं रहे। बट द क्वेश्चन इज कि कंट्री को शेप देने के बजाय वहां के हुक्मरान ऐसा क्या कर रहे हैं कि यूनिटी की जगह सेपरेशन देखने को मिल रहा है। एंड द आंसर लाइज इन द थर्ड स्टेज ऑफ आवर जर्नी, जहां हमें जाना होगा सामवेद की संगीतमय दुनिया में। अकॉर्डिंग टू सामवेद संगीत ब्रह्म है, और सच में पाकिस्तान के केस में ये बात सटीक बैठती है, बट थोड़ा अलग फॉर्म में। यहाँ पर संगीत का मतलब गोलियों की खनक से है। यहाँ के हुक्मरानों के लिए गोली और बंदूक के धुन ही उनके लिए भ्रम है। इधर इंडिया में फ्लरिश कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, वहीं पाकिस्तान में संगीत के सुर असुर बनकर सत्ता में आए। आर्मी और गवर्नमेंट की जोड़ी ने मिलकर वहां की आवाम का जो बैंड बजाया है कि लोग आज तक कंफ्यूज्ड है कि उनका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या मिलिट्री रूल्ड कंट्री। वहां पर डेमोक्रेसी उस उड़ती हुई पतंग की तरह है जिसकी कमान हमेशा मिलिट्री के हाथ में होती है। आयरनी देखिए, जितनी बार पाकिस्तान भारत से टकराया और हारा, उस दौरान पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था। लाइक 1965 में जनरल अयूब खान, 1971 में जनरल याह्या खान और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ। आई मीन जब जब इनके जनरल में कैप्टन अमेरिका कैप्टन पाकिस्तान समा जाता है, तब तब भारत इनके सातों सुरों को बिगाड़ देता है। वेल, ऑल थ्री दीज वेदास आर रिलेटेड विद हायरार्की ऑफ पाकिस्तान, बट व्हाट अबाउट आवाम? एंड फाइनली हमारे इस जर्नी का अंतिम चरण जुड़ा है वहां की आवाम से,
जिसे हम समझेंगे जनता के वेद माने जाने वाले अथर्ववेद के जरिए। अथर्ववेद के कांड नंबर 1, श्लोक नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 विश्व की विविधता में एकता और ज्ञान की शक्ति की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान की जनता ने इस यूनिवर्सलिटी की जगह चुनी मुस्लिम सुप्रीमेसी की एक खोखली भावना को। एंड आई नो इस सुप्रीमेसी का भ्रम कहां से उत्पन्न हुआ होगा। सो बेसिकली दे डोंट लिव इन रियलिटी, मतलब उन्हें बचपन से ही इस्लामिक सुपरमेसी के रंग में रंग दिया जाता है, जहां वो 21वीं सदी में रहते हुए भी 7वीं सदी के हिसाब से जी रहे होते हैं। दे बिलीव ओनली इन हार्डकोर इस्लाम, और टेक्निकली कहे तो मौलवी प्रोग्राम। यहाँ हर बच्चे को सिखाया जाता है कि सबसे जरूरी काम अल्लाह की इबादत करना है, इसलिए नहीं कि तुम उसके करीब जा पाओगे, बल्कि इसलिए क्योंकि इस इबादत का मकसद जन्नत को पाना और जहन्नुम से बचना है। इसी रेडिकल इस्लाम को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलना शुरू हुआ 1980 के दशक में, जब जनरल जिया उल हक ने ओपनली रेडिकल इस्लाम मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जिया उल हक ने सिस्टमेटिकली वहां के लोगों को रेडिकल इस्लाम की तरफ मोड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें उसके सत्ता खोने का डर छुपा हुआ था, जिसे धर्म के जरिए दूर किया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। तो बेसिकली आप इसे जन्नत को पाने की लालच कह दीजिए या जहन्नुम में जाने का डर, इन दोनों ही एस्पेक्ट्स ने पाकिस्तानियों की सोचने की क्षमता को लिमिटेड कर दिया है। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! फिलोसफर एरिक फ्रोम का मानना था कि जब धर्म भय और आज्ञाकारिता पर बेस होता है तो वो व्यक्ति की फ्रीडम और सेल्फ नॉलेज को इंटरप्ट करता है, जिससे व्यक्ति सेल्फ एलिनेशन का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। लोगों को जन्नत के लालच और जहन्नुम के डर में इस कदर उलझा दिया गया है कि वे अपनी सोचने की क्षमता को खो बैठे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन को देखें तो पाकिस्तान देश बनाने की सोच ही एक गलत फिलोसफी के साथ शुरू हुई। पाकिस्तानियों को शायद ये पता ना हो कि उनके देश का बनना सिर्फ एक पार्टी की सत्ता पाने की जिद का नतीजा है। वेल, दैट्स द वीडियो गाइस, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिलोसफी ऑफ पाकिस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में।